नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो इंडिया गेट पर हमारी मौजूदगी है और राजधानी दिल्ली से ही आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ हर एक खबर को रीसेंट अपडेट के साथ में जानने के लिए। सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से ही आ रही है, जहाँ पर सुबह सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इतने तेज झटके थे भूकंप के कि जो भी जहाँ पर मौजूद था वो डर गया, सहम गया। दिल्ली एनसीआर में लगे भूकंप के तेज झटके सुबह 5:36 पर ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। 4 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है भूकंप का। जो केंद्र है वो भी दिल्ली के आसपास ही बताया जा रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा उनको फील हुए भूकंप के झटके या नहीं। बिल्कुल, आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, आप यहाँ थे जब भूकंप आया सुबह? मैं स्टेशन भी था, 5:30 बजे रात आई थी। दिल्ली स्टेशन? हाँ, दिल्ली। क्या फील किया आप? मुझे पूरा झटका लगा, मेरे दोस्त को भी। तो इसने मुझसे पूछा कि नीचे मेट्रो है क्या? बोला मुझे भी आइडिया नहीं है। तो सामने वाले ने बोला कि वो मेल का है, तो हमको लगा वो मेल का, तो झटका इतना तो नहीं आ सकता है। और लगभग कितनी देर तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे? आई थिंक सेकंड्स थे। कुछ सेकंड्स के थे। हाँ, कुछ सेकंड थे। कुछ सेकंड्स के थे। आप कहाँ थे? हम भी दिल्ली रोहिला स्टेशन पे ही थे। हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई के लिए, तो हमारी जर्नी थी, हमको ट्रेन चेंज करना है। तो हम अराउंड 5:30 बजे वहाँ पर थे। तो कुछ ऐसा झटका सा महसूस हुआ, तो हमें लगा कि शायद कोई ट्रेन पास हुई रहेगी। तो काफी तेज झटका था साक्षी, जैसे आप और हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम रेडी हो रहे थे फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन के लिए, अपने अपने घरों से निकल रहे थे, तो जो घर की खिड़कियां हैं वो इतनी तेजी के साथ वहाँ पर हिलती हुई नजर आई कि कुछ देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। और लगातार टाइम्स नाउ नवभारत आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है कि कैसे भूकंप के बाद में लोग अपने घरों से बाहर आ गए। इस बीच घरों से बाहर आने के बाद में लोगों ने क्या कुछ कहा इस भूकंप को लेकर, आपको वो सुनवा देते हैं। मैं गार्ड रूम में बैठा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। जैसे ही 5:35 या 5:38 के बीच ऐसा झटका महसूस हुआ, जैसे कोई ट्रेन आके अचानक ब्रेक लगे हों। तो पूरा ये आसपास का जो एरिया एकदम से हिला, तो हमारी ओर धड़कने तेज हो गई। हमने देखा कोई ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा है, कहीं कल की तरह जो हादसा हुआ है ऐसे कोई भगदड़ तो नहीं मची है। अभी झटके आए थे एकदम, हम सोचो कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन न्यूज पे देखा तो 5.36 के मतलब आए हैं। एनसीआर के अंदर भूकंप बोल रहे हैं। बहुत तगड़ा झटका था। हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था सर, काफी हॉरेबल था और काफी देर तक झटके आने लगे। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका था आ रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। ड्यूरिंग टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था, पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया। तो लोगों को आपने सुना। इस सबके बीच में दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अपने एक्स पोस्ट अकाउंट के जरिए पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने लिखा है कि वी होप यू ऑल आर सेफ दिल्ली फॉर इमरजेंसी हेल्प #डायल 112, यानी कि डायल 112 पे अगर आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, और भूकंप आने के बाद क्या हालात पैदा हुआ ये बताने के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, क्या अपडेट है? क्या कोई नुकसान की खबर भी मिल रही है क्या इस भूकंप की वजह से? देखिए, दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं भी किसी तरह की कोई जान माल की हानि हो। लेकिन राजधानी दिल्ली के साथ एनसीआर में जिस तरह से झटके महसूस किए गए अपने आप में काफी ज्यादा डरावने वाले हैं। एपिसेंटर गाजियाबाद बताया जा रहा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हूं और यहाँ के लोगों से एक्सपीरियंस भी लेंगे कि आखिर ऐसा सुबह 5:30 बजे लोगों ने क्या महसूस किया, क्योंकि जिस तरह के बाइट्स आ रही हैं, जिस तरह के एक्सपीरियंस लोग शेयर कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा डराने वाले हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था?
मेरा नाम पिंकी है। मन एकदम से बहुत तेज से आवाज हुई थी, ऐसे नीचे से कोई मेट्रो जा रही है, नीचे जमीन के अंदर से पूरा घर हिल गया था हमारा तो, और हम लोग सारे बिल्डिंग से बाहर आ गए थे। हाँ। क्या हुआ था? 5:30 बजे आप सो रहे थे या उठे जगे हुए थे? हम सो रहे थे, उसके बाद एकदम भूकंप आया था, फिर हम जग गए। अच्छा। एकदम जमीन घूमने लग गई, पूरी आवाज हुई थी बहुत तेज, ऐसी हुई थी बिल्कुल मेट्रो जैसे चलती है ना, बिल्कुल उसी टाइप की। क्या हुआ था सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। 5:36 पे मैम ऐसा लगा जैसे जमीन फटी हो। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा पंखे वगैरह बहुत ज्यादा, और नहाते हुए जैसे वॉशरूम में नहा रहे मैम, तो गुड़िया आई छोटी वाली, दौड़ के भागो बाहर, सबके सब बहुत ज्यादा मैम। मतलब आप लोग सब लोग भागे, आप देख सकते हैं डर कमल। क्या हुआ था मैडम? हम सो गए थे और बहुत तेज भूकंप आया था, बेड वगैरह सब हिलने लग गया था, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी, सारे लोग बाहर आ गए थे, बहुत तेज। अच्छा, आप मतलब उठ गए थे? हाँ, सारे लोग उठ गए थे। क्या मैम क्या हुआ था, अगर सुबह की बात करें तो क्या हुआ था सर? मैम मैं तो काम पे से आया था अभी। अच्छा। 5:30 बजे आया था, 5:30 छुट्टी हो गई थी। गेट खड़काया था, जमीन ऐसी हुई थी जिसे ट्रेन जा रही हो। अच्छा। मैं बच्चों उठाया, गोदी में उठाया बच्चों को, बाहर लगाया बिल्डिंग से। पता चल गया कि ये काफी तेज आया था। क्या हुआ था? अच्छा, आप लोग को पता चला था ये भूकंप है? हाँ। क्या हुआ था? क्या मम्मी पापा ने क्या बोला? मम्मी पापा ने पता है हमको बाहर निकाल लिया, हम सो रहे थे तो आपको फिर बताया कि भूकंप के झटके आए थे? हाँ। आप देख सकते हैं कि बच्चों ने भी इसको महसूस किया, क्योंकि माँ बाप सबसे ज्यादा ध्यान परिवार का होता है, इसलिए परिवार को लेके ही सबसे पहले लोग निकले। और हाई राइज बिल्डिंग ये का इलाका है, यहाँ पर लोगों में डर का माहौल था, क्योंकि जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनसे कहा जाता है कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल अर्थक्वेक के टाइम में ना करें, ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे में लोग सीढ़ियों का सहारा लेते हैं और अफरा तफरी भी मच जाती है। लेकिन सुबह 5:30 बजे जब लोग सो रहे थे तो राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर, इसके साथ ही कुछ और राज्य हैं, हरियाणा, बिहार ने भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए हैं। अगर आपको बता दें कि जो भूवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये डेप्थ काफी शैलो थी, यानी कम थी, इसीलिए जो कंपन है वो काफी तेज था। इसके साथ ही पैनिक सिचुएशन नहीं है, डर जैसा माहौल नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों ने पिछले कुछ सालों में इतने अर्थक्वेक के झटके झेले हैं, इसीलिए डर बना रहता है। और फिलहाल राजधानी दिल्ली के साथ साथ एनसीआर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि गाजियाबाद में किस तरह का माहौल है। पता चलता है कि वो भूकंप की वजह से कितने ज्यादा डर गए कि सुबह सुबह ही जिसको जो समझ आया वो सुरक्षित होने के लिए अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर के बिल्डिंग से अपने घरों से बाहर आ गया। और भूकंप के झटके कितनी ज्यादा तेज थे, 4 फिलहाल बताई जा रही है तीव्रता रिक्टर स्केल पर। ये इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया कि आप 112 हेल्प पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है या फिर आप किसी भी तरीके की सहायता को चाहते हैं। इसी बीच लगातार इस बड़ी कवरेज के ऊपर, बड़ी खबर के ऊपर हम बने हुए हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। इस बीच नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जो अब तक की मौजूदा जानकारी मिली है। वहीं दिल्ली को लेकर अगर बात करें तो केंद्र धौला कुआं के पास दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के बेहद नजदीक बताया जा रहा है, जो कि अरावली क्षेत्र का एक हिस्सा है। दीपिका, बिल्कुल, और भूकंप के इतने तेज झटके महसूस हुए हैं सुबह सुबह 5:30 बजे के तकरीबन हर किसी ने इस भूकंप को महसूस किया है। आप सोचिए, सुबह का वक्त है, लोग गहरी नींद में होते हैं, लेकिन कुछ लोग उठ भी जाते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, लोग जो सोए हुए थे वो भी जिस तरीके से खिड़की दरवाजे हिल रहे थे उसकी आवाज से लोग उठ गए और चौंक गए और भूकंप के बहुत तेज झटके लोगों ने महसूस किए। लेकिन नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.9 मापी गई है। तो नेपाल से भी ये भूकंप के झटके महसूस करने की खबर मिल रही है। 5:36 पर ही जब दिल्ली में और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, उसी दौरान नेपाल में भी दीपिका भूकंप आया। बिल्कुल, भूकंप के इन जोरदार झटकों के बारे में भूवैज्ञानिक सुशील कुमार से टाइम्स नाउ भारत ने बातचीत की। उन्होंने क्या बताया, आप सुनिए। उनका ये कहना था कि बहुत अलग तरीके से महसूस किया गया। 4 की तीव्रता में भी इतनी ज्यादा कंपन होना, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये अलग महसूस किया उन्होंने इस बार की, इससे ज्यादा तीव्रता के भी झटके थे लेकिन इतने खराब, इतने बुरे नहीं। उसका कारण है कि उसकी जो फोकल डेप्थ है शैलो है बहुत ज्यादा, 5 किलोमीटर कुछ, तो इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा शेकिंग हुई उससे, और उससे वो फील हुआ उनके जो आसपास लोग हैं एपिसेंटर। वरना आमतौर पर सर आपका ये कहना है कि डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इस तरह की कंपन नहीं होती है। शैलो डेप्थ होगी तो, और 4 मैग्नीट्यूड है तो उसके आसपास लोगों को महसूस होगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आपसे पहले नहीं आया, लेकिन
आज जो भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए वो अब तक के सबसे तेज भूकंप के झटके बताए जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि भूकंप बहुत सुबह आया, 5:36 समय बताया जा रहा है। अमूमन इस समय पर ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं या फिर उठने की तैयारी में होते हैं, अलार्म बज रहे होते हैं, उसी वक्त तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दीपिका हमने सुना और देखा भी कि कैसे लोग तुरंत घर से बाहर लेकर निकले। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि 112 हेल्पलाइन नंबर जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत को लेकर के, परेशानी को लेकर के फोन कॉल्स अभी नहीं आए हैं। महज झटके महसूस हुए। इस खबर पर लगातार आगे भी जानकारी हम देते रहेंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। चार मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर जो भूकंप है वो आया था, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। लोग सो रहे थे, उसी बीच उठते हैं और बाहर आ जाते हैं। सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए पोस्ट सामने आ गया है। जी हाँ, भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आज सुबह सुबह नई दिल्ली के करीब था ये भूकंप का केंद्र। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर यह भूकंप आया रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 4.0 दर्ज की गई। हालांकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि नेपाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तो पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है, ट्रिमर्स वर फेल्ट इन दिल्ली एंड नियर बाय एरियाज, अर्जिंग एवरीवन टू स्टे काम एंड फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस, स्टेइंग अलर्ट फॉर पॉसिबल आफ्टर शॉक्स। अथॉरिटीज आर कीपिंग क्लोज वॉच ऑन द सिचुएशन। यानी कि जितनी भी जो अथॉरिटीज हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी भूकंप के बाद अमूमन हम देखते हैं कि आते हैं, लेकिन फिलहाल लगातार नजरें बनी हुई हैं। जी हाँ, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमने लोगों की बात भी आपको सुनवाई की, जिन लोगों ने इस भूकंप के झटके को महसूस सुबह सुबह किया, वो कैसे घर से बाहर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर सुबह सुबह ही निकलते हुए नजर आए। और लोगों के जिस प्रकार से बयान भी, जिन लोगों ने इस भूकंप के झटके को महसूस किया, वो भी हमने आपको सुनाया कि कितना ज्यादा लोग डर गए थे। बेशक इसकी जो तीव्रता थी वो 4 थी, इससे पहले कई ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं, लेकिन जो केंद्र था वो दिल्ली में था। और यही वजह है कि बहुत तेज झटके लोगों ने अपने घर पर महसूस किए, चाहे वो खिड़की हो, दरवाजा हो, पंखा हो, जो भी उस वक्त जगह हुआ था उसने महसूस किया कि काफी देर तक ये जो झटके हैं वो महसूस होते रहे। फिलहाल 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फिलहाल जो लोग थे वो घरों से बाहर निकल गए। इस सबके बीच में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं। 23 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन पीएम मोदी के द्वारा 23 फरवरी को किया जाएगा। और खुद इस बात की जानकारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दी है। 3 साल में बन करके ये जो अस्पताल है वो तैयार हो जाएगा। पीएम मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम जाकर के मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात देंगे। पीएम वहां पर अस्पताल की नींव रखेंगे। अस्पताल में मंदिर तो आपने सुना ही होगा और देखे भी होंगे, लेकिन इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी मंदिर में अस्पताल बनेगा। 100 बिस्तर वाले इस हॉस्पिटल को बनाने में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसमें पहली बार मंदिर में बनने जा रहा है अस्पताल। गांव गांव में आमंत्रण भेजो, सब जगह भैया हमारो निमंत्रण पहुंचबो। बागेश्वर धाम में बनेगा कैंसर रिसर्च सेंटर। हम सब मिलकर के राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। बुंदेलखंड और विंध्य के लिए वरदान। हिंदू राष्ट्र के हुंकार और सनातन के संकल्प को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने गरीब और आम लोगों की सेवा के लिए एक बड़ी पहल की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बुंदेलखंड और विंध्य की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है, जिसमें आम लोगों को फ्री में कैंसर के इलाज की सुविधा मिलेगी और इसकी पहल खुद बाबा बागेश्वर शुरू कर रहे हैं। भारत में ऐसा पहली बार होगा जब किसी मंदिर परिसर में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस कैंसर अस्पताल का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराया जा रहा है। पीएम मोदी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट की नींव रखेंगे। आओ 22 तारीख को रात में हर हाल में यहाँ आ जाना है। 23 तारीख को हम सब मिल करके राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सतना जिले के शिवराजपुर में आयोजित एक रुद्र महायज्ञ में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि आपने अस्पताल में मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मंदिर में अस्पताल बनेगा और खुद पीएम मोदी इसके शिलान्यास कार्यक्रम में आ रहे हैं।
जहां पूरा विश्व आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा। वर्तमान में भारत विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। इसी विश्वमित्र की भूमिका में विश्वमित्र बंधुत्व का कार्य का निर्वहन करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें। बागेश्वर धाम में बनने वाले अस्पताल का नाम बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट रखा जाएगा। कैंसर अस्पताल का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 25 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह अस्पताल 3 साल में बनकर तैयार होगा। कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो निःशुल्क उपचार के लिए यहाँ पे अस्पताल की एक नई पहल की जा रही है, उसमें यही अच्छी बात है कि जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति होंगे उनके निःशुल्क उपचार होगा, जिन्हें कई बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कई बार आयुष्मान जो हमारी योजना है वो कहीं अस्पतालों में लागू नहीं भी होती है, उस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन ऐसे व्यक्तियों को के उपचार के लिए ये नई पहल की जा रही है। ये तो महाराज जी का बहुत बड़ा सहयोग है कि वो योगदान है कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं मतलब हॉस्पिटल खोलूं और जो भी है जिनका नहीं कर पाते हैं उनका सहयोग करूं। अस्पताल के निर्माण में होने वाला खर्च कथा से मिलने वाली राशि और दान दाताओं के सहयोग से जुटाया जाएगा। यहाँ जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। यह अस्पताल बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। और अब खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताने जा रहे हैं, जहां पर काशी विश्वनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर रोज देखने को मिल रही है, क्योंकि महाकुंभ की वजह से लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं और उसके बाद वाराणसी का भी रुख कर रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो जब से प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई है तभी एक स्पिरिचुअल ट्रायंगल देखा जा रहा है, जिसमें जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं वो लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन और बनारस में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके वहां से निकल रहे हैं। इसी वजह से इन तीनों जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। सबके बीच 22 फरवरी तक कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश और गंगा आरती 26 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जाएंगे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो भीड़ है वो काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग रेलवे स्टेशन में जो हालात बने हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको हर रोज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़, कितनी भारी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और अब देखिए वाराणसी में भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि सरकार को बड़े कदम उठाने पड़े। प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, ये तीनों शहर सनातनियों के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों धामों की तीर्थ यात्रा को पवित्र त्रिकोण यात्रा माना जाता है। इसलिए सनातन के हर धाम में आस्था का समागम है, श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में हर हर गंगे के उद्घोष हैं, तो अयोध्या नगरी में जय सिया राम का जयकारा लग रहा है, तो वहीं भोलेनाथ की नगरी काशी हर हर महादेव के जय घोष से गूंज रही है। तीनों ही जगहों पर सिर्फ और सिर्फ भक्तों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ में पलट प्रवाह का काशी में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में त्रिवेणीय स्नान के बाद 20% से ज्यादा श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर काशी में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी गई। बाबा विश्वनाथ के भक्तों की अटूट कतार दिखी। रविवार को वाराणसी पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में आस्था का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। शनिवार को भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वालों की संख्या इतनी ही रही। गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट और बाबा विश्वनाथ जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ 6 से 7 घंटे लाइन में लगने के बाद ही बाबा विश्वनाथ की झांकी दर्शन मिल रहे हैं। और हर किसी की यही प्रार्थना है कि उनको बाबा का दर्शन हो सके। लेकिन इसके पहले आमतौर पे ये देखने को मिलता था कि जो लोग होते थे वो रविवार को अपने परिवार के साथ मौज मस्ती वाली जगहों पे जाते थे, लेकिन सनातन की ऐसी शक्ति है कि लोग अब कहीं न कहीं बाबा के दरबार की ओर चल पड़े हैं। आमतौर पे वीकेंड पे हम देखते थे कि लोग मौज मस्ती करने जाते थे, पब जाते थे, डिस्को जाते थे, लेकिन अब लोग मंदिरों में जा रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? धर्म की आस्था बढ़ वजह से आस्था बढ़ गई है, इसकी वजह से है। आस्था बढ़ गई है, लेकिन अब पब डिस्को में लोग नहीं जाते। नहीं, अब हम राम के मंदिर में जाएंगे। क्या नाम है आपका?
प्रशांत प्रशांत प्रशांत, ये बताइए कि आमतौर पे वीकेंड पे लोग पब में जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, लेकिन अब हम जब तस्वीर देख रहे हैं कि सनातन का रेला उमड़ा पड़ा है, वीकेंड पर लोग पहुंच रहे हैं। ये मालूम सनातन का त्योहार है ये, सनातन का तूफान, योगी जी का तूफान है ये। योगी जी का तूफान है, योगी जी का तूफान है, लेकिन मोदी जी का तूफान है ये। योगी जी मोदी। देखिए, आमतौर पे अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो लोगों की संख्या है पिछले एक महीने के दौरान वो 15 से 20 लाख है, लेकिन जब वीकेंड आता है यानी शनिवार और रविवार तो जो संख्या होती है वो 25 से 30 लाख के ऊपर पहुंच जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो बदलाव है वो साफ तौर पे अब दिखाई भी पड़ रहा है। वाराणसी पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर है और सामने आप देखिए कि विश्वनाथ मंदिर यहाँ से बमुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट भी आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन सब के बीच में जो आस्था का जो जन सैलाब उमड़ा पड़ा है वो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला है। आज तक इतनी भीड़ वाराणसी में कभी नहीं देखने को मिली थी। आमतौर पे ऐसी भीड़ महाशिवरात्रि के मौके पे ही देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ये लगातार जो ये भीड़ है वो बरकरार है और फिलहाल माना ये जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु होंगे वो वाराणसी पहुंचेंगे। रविवार सुबह 2:45 पर बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। बाबा के अभिषेक के बाद श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू हुआ। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के सभी 4 गेट से भक्तों को एंट्री दी गई। बावजूद इसके भक्तों को बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 6 से 7 घंटे का वक्त लगा। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी इस अपार भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री के जवानों को सड़कों पर डटना पड़ा। वाराणसी शहर को 12 जोन में बांटा गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु भी सरकार और क्राउड मैनेजमेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं। सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्या कहेंगे, सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, क्राउड मैनेजमेंट सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। योगी जी ने बढ़िया काम किया है। योगी मोदी। क्या कहेंगे जिस तरीके से क्राउड को मैनेज किया जा रहा है? नहीं, दिल्ली मैं भी दिल्ली पुलिस से जॉब करता हूँ। इस क्राउड मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है यहाँ की। यूपी पुलिस बहुत मेहनत कर रही है और काफी बहुत अच्छा लगा हमारे को यहाँ पर आकर। गर्व हुआ हमारे को काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर के, तो बहुत खुश हैं हम दिल्ली से आकर। मोक्ष और संस्कार की नगरी काशी के मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, गंगा द्वार सहित प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब है। शहर में होटल पार्किंग फुल है, बॉर्डर पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। महाशिवरात्रि तक यहां भीड़ के ऐसे ही रहने की उम्मीद है। वाराणसी पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल हमारी मौजूदगी वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर है और सामने आप देखिए कि विश्वनाथ मंदिर यहां से बमुश्किल से आधा किलोमीटर है, तो दूसरी तरफ दशाश्वमेध घाट भी आधे किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इन सब के बीच में जो आस्था का जो जन सैलाब उमड़ा पड़ा है वो कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला है। आज तक इतनी भीड़ वाराणसी में कभी नहीं देखने को मिली थी। आमतौर पर ऐसी भीड़ महाशिवरात्रि के मौके पर ही देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से ये लगातार जो ये भीड़ है वो बरकरार है और फिलहाल माना ये जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक लगभग 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु होंगे वो वाराणसी पहुंचेंगे। काशी में क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस कमिश्नर समेत 40 अफसर सड़कों पर हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं के इस सैलाब को देखते हुए गंगा आरती को 26 फरवरी तक रोक दिया गया है। शाम 6 बजे के बाद गंगा में नावें भी नहीं चलेंगी। गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए बिना श्रद्धालु काशी छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से दर्शन पूजन को सुगम बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है, ताकि